दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित परीक्षाओं के लिए आज की वीडियो में प्रस्तुत है महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के साथ बिहार, राजस्थान, एमपीपीसीएस और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित है। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन 1979 पुस्तक के लेखक कौन हैं, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। तो जीन फ्रांसवा लियोटार्ड। दोस्तों, लियोटार्ड की पुस्तक है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। इसका प्रकाशन 1979 में हुआ था। लियोटार्ड ने उत्तर आधुनिकता को महान आख्यानों के प्रति अविश्वास की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन और डिसिप्लिन एंड पनिश पुस्तकों के लेखक कौन हैं? तो ये हैं मिशेल फूको। मिशेल फूको या माइकल फूको ने मैडनेस एंड सिविलाइजेशन और डिसिप्लिन एंड पनिश पुस्तकों की रचना की है। फूको ने ज्ञान ही शक्ति है और बायोपॉलिटिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की थी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि मिशेल फूको का शक्ति का सिद्धांत किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा, शक्ति का सूक्ष्म भौतिकी यानी माइक्रोफिजिक्स ऑफ पावर या केशिका मॉडल यानी कैपिलरी पावर। मिशेल फूको का शक्ति का सिद्धांत ये सूक्ष्म भौतिकी यानी माइक्रोफिजिक्स या केशिका मॉडल के रूप में जाना जाता है। फूको के अनुसार शक्ति केवल ऊपर से दमनकारी नहीं होती, बल्कि पूरे समाज में फैली हुई और उत्पादक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विखंडनवाद यानी डीकंस्ट्रक्शन। देखिए, विखंडनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जैक देरिदा ने। दोस्तों, देरिदा ने डीकंस्ट्रक्शन का सिद्धांत या विखंडनवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। देरिदा के अनुसार पाठ के बाहर कुछ भी नहीं है, यानी देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। अगले प्रश्न पर आते हैं। ओरिएंटलिज्म 1978 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो एडवर्ड सईद की पुस्तक है ओरिएंटलिज्म। दोस्तों, इस पुस्तक में उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन यानी पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज की नींव रखी और इसके लेखक एडवर्ड सईद हैं। ओरिएंटलिज्म दोस्तों ये 1978 में प्रकाशित पुस्तक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आर्क बिशप टेम्पल ने 1941 में सबसे पहले कल्याणकारी राज्य का जो है शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। उन्होंने इसे नाजी जर्मनी के पावर स्टेट के विपरीत प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, द राइज एंड फॉल ऑफ द वेलफेयर स्टेट के संदर्भ में नव उदारवादी आलोचना का मुख्य आधार क्या था? तो राज्य की अत्यधिक अमूर्तता, राजकोषीय घाटा और व्यक्तिगत पहल का पतन, ये द राइज एंड फॉल ऑफ द वेलफेयर स्टेट के संदर्भ में नव उदारवादी आलोचना का मुख्य आधार था। F.A. हेयक और फ्रीडमैन ने तर्क दिया कि कल्याणकारी राज्य अंततः नौकरशाही की तानाशाही की ओर ले जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य के सापेक्ष स्वायत्तता यानी रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये निकोश पोल्टजास का और राल्फ मिलीबैंड ने राज्य के सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत दिया था। दोस्तों, पोलेंताज मिलीबैंड बहस मार्क्सवादी राज्य सिद्धांत की महत्वपूर्ण घटना है। एक और प्रश्न है, द स्टेट इन कैपिटल सोसाइटी 1969 पुस्तक किसने लिखा है? आपको बताना है। तो ये पुस्तक राल्फ मिलीबैंड के द्वारा लिखी गई है। द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जिसका प्रकाशन 1969 में हुआ था और मिलीबैंड ने राज्य का साधनवादी यानी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट विश्लेषण किया था।
पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेज 1968 पुस्तक के लेखक कौन हैं आपको बताना है। पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेज ये पुस्तक निकोस पोलेंताज के द्वारा लिखी गई है और पोलेंताज ने राज्य का संरचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। अब आइए उपयोगितावाद और शास्त्रीय उदारवाद से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, उपयोगितावाद यानी यूटिलिटेरियनिज्म के संस्थापक कौन हैं? तो जेरेमी बेंथम को उपयोगितावाद का संस्थापक माना जाता है। बेंथम का मूल विचार था अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख यानी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, और यही जो है उपयोगितावाद का मूल विचार भी है। अगला प्रश्न है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन 1789 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये बेंथम द्वारा लिखित पुस्तक है और इसी में उन्होंने सुख दुख मापने के लिए आनंददायक गणना यानी फेलिसिफिक कैलकुलस का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। एक प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एक असंतुष्ट सुकरात होना एक संतुष्ट सुअर होने से बेहतर है। ये कथन किसका है? तो ये J.S. मिल का कथन है। मिल ने सुख में मात्रात्मक अंतर के साथ गुणात्मक अंतर को भी स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, पैन ऑप्टिकन की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो जेरेमी बेंथम ने पैन ऑप्टिकन की अवधारणा विकसित की थी और ये जेल सुधार के लिए एक विशेष स्थापत्य डिजाइन था जहाँ से सभी कैदियों पर नज़र रखी जा सकती थी। अगला प्रश्न है शास्त्रीय उदारवाद यानी क्लासिकल लिबरलिज्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो नकारात्मक स्वतंत्रता, सीमित सरकार और अहस्तक्षेप की नीति ये क्लासिकल लिबरलिज्म यानी शास्त्रीय उदारवाद का मुख्य सिद्धांत है और एडम स्मिथ, जॉन लॉक और थॉमस पेन इसके प्रमुख विचारक थे। अगला प्रश्न है द राइट्स ऑफ मैन यानी व्यक्ति के अधिकार 1791 ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये थॉमस पेन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और पेन ने फ्रांसीसी क्रांति के समर्थन में और एडमंड बर्क के रूढ़िवादी विचारों के विरोध में द राइट्स ऑफ मैन पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है आधुनिक रूढ़िवाद यानी मॉडर्न कंजर्वेटिज्म का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक रूढ़िवाद का जनक एडमंड बर्क को माना जाता है। यह उनकी पुस्तक रिफ्लेक्शंस ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस 1790 रूढ़िवादिता का मूल पाठ है। अगला प्रश्न है फांसीवाद की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो इटली में बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में फासिज्म की उत्पत्ति हुई थी। फैसियो शब्द का अर्थ लकड़ी का गट्ठर या कुल्हाड़ी होता है जो एकता और शक्ति का प्रतीक है। इसी से फासिज्म शब्द उत्पन्न हुआ है। एक देखिए, सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं, राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं, ये कथन किसका है? तो ये बेनिटो मुसोलिनी का कथन है जो कि फांसीवाद का जनक है। दोस्तों, मुसोलिनी ने राज्य को सर्वाधिकारवादी यानी टोटलिटेरियन माना था। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण पुस्तक है मीन कैम्फ यानी मेरा संघर्ष। ये किसकी आत्मकथा है? मेरा संघर्ष एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। ये नाजीवाद की नस्ली श्रेष्ठता और यहूदी विरोधी विचारधारा को प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न है द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म 1951 पुस्तक किसने लिखी? तो हन्ना अरेंट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। इस पुस्तक में नाजीवाद और स्टालिनवाद के सर्वाधिकारवादी चरित्र का गहराई से विश्लेषण किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क 1993 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं रॉबर्ट पुटनाम। पुटनाम ने इटली के क्षेत्रीय शासन के अध्ययन के माध्यम से सामाजिक पूंजी यानी सोशल कैपिटल की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था। 1993 में प्रकाशित पुस्तक मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क रॉबर्ट पुटनाम द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है बॉलिंग एलोन सन 2000 पुस्तक में रॉबर्ट पुटनाम ने किस बात की चिंता जताई थी? तो उन्होंने जताया कि आधुनिक समाज में सामाजिक पूंजी और नागरिक सहभागिता का किस प्रकार से क्षरण हो रहा है।
अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों कि नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी को राज्य से अलग संस्था के रूप में सबसे पहले किसने स्पष्ट किया था? तो GWF हेगल ने सबसे पहले अपनी पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट में परिवार, नागरिक समाज और राज्य का क्रम प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, हेगल के अनुसार द्वंद्ववाद का अंतिम चरण क्या है? तो द्वंद्ववाद का अंतिम चरण राज्य है हेगल के अनुसार, और हेगल ने राज्य को धरती पर ईश्वर का अवतरण यानी मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ माना है। अगला प्रश्न है, द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर 1962 पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जुर्गन हैबरमास की पुस्तक है। इसमें 18वीं शताब्दी के यूरोप में कॉफ़ी हाउस और सैलूनों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उदय का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली 1989 में प्रकाशित पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये हैं सुसान मोलर ओकिन। ओकिन ने जॉन रॉल्स की आलोचना करते हुए परिवार को भी न्याय के सिद्धांतों के दायरे में लाने की वकालत की है। जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली 1989 में पुस्तक जो प्रकाशित हुई, इसकी लेखिका हैं सुसान मोलर ओकिन। अगला प्रश्न है, द इल्यूजन ऑफ कंसेंट पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये संविदावादी सिद्धांत की आलोचना से संबंधित है और इसमें दर्शाया गया है कि सामाजिक अनुबंध में वास्तविक सहमति का अभाव था। अगला प्रश्न है, पॉलिटिकल थियरी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस 1979 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो चार्ल्स बेइट्ज के द्वारा, और बेइट्ज ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रॉल्स के न्याय सिद्धांत को लागू करने का प्रयास किया है वैश्विक न्याय के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, कॉस्मोपॉलिटनिज्म यानी विश्व बंधुत्व का दार्शनिक आधार किस जर्मन विचारक से जुड़ा हुआ है? तो ये इमैनुअल कांट से जुड़ा हुआ है विश्व बंधुत्व का दार्शनिक विचार। कांट की कृति है परपेचुअल पीस 1795। ये विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून का मुख्य आधार है। अगले प्रश्न पर आते हैं, द एज ऑफ एक्सट्रीम्स द शार्प 20th सेंचुरी। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो एरिक हॉब्सबॉम इसके लेखक हैं। दोस्तों हॉब्सबॉम ने 1914 से 1991 के कालखंड को लघु 20वीं सदी कहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं, संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आप जानते हैं जॉन ऑस्टिन ने, और जॉन ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस जो 1832 में प्रकाशित हुई थी, इसमें कानून को संप्रभु का आदेश कहा था। अगला प्रश्न है, 6 बुक्स ऑफ द कॉमनवेल्थ 1576 पुस्तक किसने लिखी? 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक पुस्तक ये जीन बोदा की लिखी गई है और बोदा को आधुनिक संप्रभुता सिद्धांत का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत यानी प्लूरलिस्ट थियरी ऑफ सॉवरेनिटी के मुख्य समर्थक कौन हैं? तो हेराल्ड लास्की, JN फिगिस, ऑटो वान गियरके और लुई डिग्विट ये संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में हैं। बहुलवादियों के अनुसार राज्य समाज में अन्य संघों की तरह ही एक संघ है, न कि सर्वोच्च संघ। अगला है, चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। ये कथन किसका है? तो ये लास्की का कथन है और ये लास्की के बहुलवादी विचारों की सबसे सटीक अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकप्रिय संप्रभुता या पॉपुलर सॉवरेनिटी का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? तो रूसो को पॉपुलर सॉवरेनिटी का मुख्य समर्थक माना जाता है। रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा ही लोकप्रिय संप्रभुता का आधार है। अगला प्रश्न है, द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन 1892 निबंध किसने लिखा है? तो ये चार्ल्स टेलर का लिखित निबंध है। टेलर ने तर्क दिया कि व्यक्ति की पहचान को समाज द्वारा मान्यता मिलना आत्मसम्मान के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, सलाद बाउल यानी सलाद का कटोरा मॉडल किस अवधारणा को दर्शाता है? तो ये बहुसंस्कृतिवाद यानी मल्टीकल्चरलिज्म को दर्शाता है सलाद बाउल। दोस्तों ये मेल्टिंग पॉट मॉडल के विपरीत है जहां संस्कृतियां अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखती हैं। मेल्टिंग पॉट में सभी संस्कृतियां एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं।
अगला प्रश्न है भीखू पारिक के अनुसार बहुसंस्कृतिवाद का अर्थ क्या है? तो सांस्कृतिक विविधता का केवल सम्मान ही नहीं बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच सक्रिय संवाद यानी इंटरकल्चरल डायलॉग भी होना चाहिए। यही भीखू पारिक के अनुसार बहुसंस्कृतिवाद है। वे संस्कृतियों के बीच आंतरिक समीक्षा का समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न है 2006 में प्रकाशित पुस्तक आइडेंटिटी एंड वायलेंस के लेखक कौन हैं? तो अमर्त्य सेन की रचना है। अमर्त्य सेन ने चेतावनी दी कि मनुष्य को किसी एकल पहचान में बांधने की प्रवृत्ति हिंसा को जन्म देती है। अगला प्रश्न है ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स यानी समूह विभेदित अधिकार का विचार किसने दिया? तो विल किमलिका ने दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक बहुजाति समूहों और समाज के विशेष समूहों के लिए अलग अलग अधिकारों का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों वाशिंगटन सहमति यानी वाशिंगटन कंसेंसस 1989 का मुख्य जोर किस पर था? तो ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तथा राजकोषीय अनुशासन पर आधारित था। वाशिंगटन सहमति दोस्तों ये जॉन विलियमसन द्वारा प्रतिपादित नीतिगत सिफारिशों का समूह था। अगला प्रश्न है द लेक्सस एंड द ओलिव ट्री 1999 पुस्तक किसने लिखी? थॉमस फ्रीडमैन की पुस्तक है और इस पुस्तक में वैश्वीकरण की प्रक्रिया और पारंपरिक पहचानों के बीच द्वंद्व का वर्णन है। द लेक्सस एंड द ओलिव ट्री पुस्तक में। अगले प्रश्न पर आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है द वर्ल्ड इज फ्लैट 2005। द वर्ल्ड इज फ्लैट पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस फ्रीडमैन हैं। इसमें बताया गया है कि कैसे प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण ने वैश्विक व्यापारिक परिदृश्य को समतल बना दिया है। अगला प्रश्न है नव उदारवादी अर्थशास्त्र के अग्रदूत किस स्कूल को माना जाता है? तो शिकागो स्कूल जिसके प्रतिपादन मिल्टन फ्रीडमैन ने किया और ऑस्ट्रियन स्कूल F.A. हेयक के नेतृत्व में इनको नव उदारवादी अर्थशास्त्र का अग्रदूत इन दोनों स्कूलों को माना जाता है। इन्होंने कीन्स यानी केनेसियन कल्याणकारी मॉडल के स्थान पर फ्री मार्केट यानी मुक्त बाजार व्यवस्था की पुनर्स्थापना की थी। अगला प्रश्न है द एंटी कैपिटलिस्ट क्रॉनिकल्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? डेविड हार्वे हैं। हार्वे नव उदारवाद और समकालीन पूंजीवाद के प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं। डेविड हार्वे की पुस्तक है द एंटी कैपिटलिस्ट क्रॉनिकल्स। अगला प्रश्न है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जीन जैक्स रूसो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1762 में। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स हेराल्ड लोस्की की पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स का प्रकाशन वर्ष ये 1925 है। द रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी C.B. मैकफर्सन की पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1965 में। डेमोक्रेसी इन अमेरिका किसकी पुस्तक है? तो एलेक्स डी टाकविले की पुस्तक है। इसका खंड 1 1835 और खंड 2 1840 में प्रकाशित हुआ था। एस्केप फ्रॉम फ्रीडम 1941 पुस्तक के लेखक कौन है? एरिक फ्राम की पुस्तक है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। इसमें आधुनिक मनुष्य के स्वतंत्रता से भागने और अधिनायकवाद की ओर मुड़ने के मनोवैज्ञानिक कारणों का विश्लेषण है। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज 1945 पुस्तक किसने लिखी है? तो कार्ल पापर की रचना है और इसमें पापर ने प्लेटो, हीगल और मार्क्स को खुले समाज का दुश्मन करार दिया था। अगला प्रश्न है फॉल्स नेसेसिटी। फॉल्स यानी गलत, नेसेसिटी गलत आवश्यकता या झूठी आवश्यकता 1987 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं रॉबर्टो मंगबीरा उंगर। ये क्रिटिकल लीगल स्टडीज आंदोलन के प्रमुख विचारक हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं द जस्टिस एज फेयरनेस ए री स्टेटमेंट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये जॉन रॉल्स द्वारा लिखित पुस्तक है। ये 2001 में प्रकाशित हुई थी। जस्टिस एज फेयरनेस ए री स्टेटमेंट। अगला प्रश्न है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर 1996 पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा लिखी गई है और हंटिंगटन के अनुसार शीत युद्ध के बाद संघर्ष वैचारिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सभ्यतागत होंगे। अगला प्रश्न है जस्टिस
व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू 2009 पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। आप देखिए, जस्टिस व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू 2009 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये माइकल सैंडल की रचना है। आप जान लीजिए, ये पुस्तक सैंडल के प्रसिद्ध हार्वर्ड व्याख्यानों पर आधारित है, जिसमें विभिन्न नैतिक और राजनीतिक सिद्धांतों की सरल व्याख्या की गई है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें हमने शामिल किया, कुछ विचारों से, सिद्धांतों से और कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों पर आधारित ये वीडियो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित होने वाली हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।